दोस्तों, देवतलोक पास के 5वें भाग में आपका स्वागत है। पिछले 4 भागों में हमने देखा कि कैसे 9 लोग यूरल के पहाड़ों पर गए और वहां उन सबकी रहस्य मौत हो गई। उस वक्त रूस में आयरन कर्टन होने की वजह से यह घटना 90 के दशक में लोगों की नज़र में आई। इन रहस्य मौतों का हजारों शोधकर्ताओं ने विश्लेषण किया और अपने अपने रिजल्ट्स दुनिया के सामने रखे। इस भाग में हम ऐसे ही कुछ कारणों की बात करेंगे। एक लेखक एलेक्सी रेटिकिन के अनुसार जोलोतोरोव, कोलोबतोव और क्रोविश्चेंको ये तीनों केजीबी एजेंट थे और सीआईए के एक टीम का पर्दाफाश करने वहां गए थे। उन्हें सीआईए टीम को रेडियो एक्टिव सैंपल्स देने थे और उनकी फोटो लेनी थी। आयो रे जग में क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी में 2 दिन का मेला। ये वो चले गए रे बलवान, दिन में धरती तोलनिया। लेकिन उस जगह कुछ गड़बड़ हो गई और सीआईए एजेंट्स ने टीम की हत्या कर दी। एलेक्सी इस थ्योरी के सबूत में कहते हैं कि जोलोटोरोव एक्स आर्मी के थे और स्टालिन के लिए लड़े थे। कोलेवटोव यूपीआई ज्वाइन करने से पहले एक सीक्रेट कंपनी में मॉस्को में काम कर रहे थे और क्रोविश्चेंको भी एक सीक्रेट जगह काम कर रहे थे जिसका पता उनके दोस्तों को भी नहीं था। एलेक्सी के मुताबिक जब सीआईए की टीम को यह पता चला होगा कि ये तीनों उनके साथ धोखा कर रहे हैं तो टीम को मार दिया गया होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि टीम के बाकी मेंबर्स को इस चीज का कोई पता ही ना हो कि ये तीनों उस ग्रुप के साथ हाइकिंग का बहाना बना के ये डील करने गए थे। दूसरा कारण, हाइकर्स को गलती से गुलाग जेल का भगोड़ा समझ लिया हो। जिस जगह यह घटना हुई थी उससे कुछ मील दूर ही एक कैंप था जहां से भागे हुए कैदियों को टीम ने देख लिया हो और उन्होंने इन्हें मार दिया हो, या टीम को खुद ही कैंप का भगोड़ा समझ के पुलिस या आर्मी वालों ने मार दिया हो। यूरी युदिन को बाद में टीम की चीजों से एक ऐसा कपड़ा मिला था जो आर्मी का था और पैर के ऊपर लपेटा जाता था। यूरी एकदम श्योर थे कि टीम किसी ऐसे कपड़े को साथ नहीं लाई और जब अंत में सबूत के तौर पे टीम का सारा सामान जमा करवाया गया तो उसमें से यह कपड़ा गायब मिला। ब्रिटिश लेखक कीथ मैक्लोस्की के हिसाब से ये छात्र अचानक ही उस जगह एक मिलिट्री बेस के आसपास पहुंच गए थे और वहां के सैनिकों ने इन्हें मार दिया। एक और बात भी हो सकती है, उस वक्त सरकार ने सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी थी और आर्मी की किसी भी चीज को, खासकर हेलीकॉप्टर्स के पर्सनल इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। इस वक्त आर्मी के कुछ बड़े लोगों ने शिकार पर जाने का प्लान बनाया और इसमें हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। कीथ के अनुसार जोलोटोरोव, जो कि एक एक्स आर्मी थे, उसे केजीबी ने इन्हीं इलाकों में ट्रैक के बहाने फोटोग्राफी के लिए भेजा था। शिकार पर जाते हुए उस हेलीकॉप्टर की और शिकार में गए लोगों की फोटो ले ली गई थी। इसे आर्मी वालों ने देख लिया था और वो इन छात्रों को कैंप में वो कैमरा लेने गई थी। जोलोटोरोव, जो कि केजीबी की तरफ से था, उसने कैमरा देने से मना कर दिया और इसी वजह से आर्मी के लोगों ने उस सबको मार दिया, क्योंकि बाकी टीम के लोग इस बारे में कुछ जानते ही नहीं थे और उन्होंने जोलोतोरोव का साथ दिया और मारे गए। जैसा कि खोजबीन के बाद पता चला कि आसपास कोई जेल नहीं टूटी थी, तो इन हत्याओं का ठीकरा मानसी समुदाय के लोगों के सर फोड़ दिया गया। व्लादिमीरोविच, जो कि एक सरकारी जासूस थे, उनके मुताबिक ये कुछ चीजें हैं जो मानसी लोगों को कटघरे में खड़ा करती हैं। एक मानसी चम, जो कि एक निशान होता है, छात्रों के कैंप से महज 60 मीटर दूर पर ही लगा था। मानसी लोगों को अपने पैरों के निशान बर्फ में छुपाना अच्छे से आता है और छात्रों के मरने के तरीके भी आम जिंदगी से अलग ही थे। मानसी लोग इस पहाड़ को पवित्र मानते हैं और उन्होंने अगर छात्रों को रोका होगा और बहस बढ़ते बढ़ते लड़ाई तक पहुंच गई होगी। मानसी लोगों में और सरकारी तंत्र में हमेशा मनमुटाव रहता था और हो सकता है कि इसी की वजह से बदले की भावना के कारण यह हुआ हो। उस क्षेत्र में ऐसी अफवाह भी फैली थी कि 20 साल पहले मानसी लोगों ने जियोलॉजिस्ट को बांध के पानी में मरने के लिए फेंक दिया था। लेकिन इन सब दोषारोपण का जवाब मानसी लोगों ने इस तरह दिया। उन्होंने कहा कि उस पहाड़ पे बहुत से लोग जाते थे, दोनों औरत और आदमी, और उस पहाड़ पे उनकी कोई पवित्र जगह नहीं थी और ना ही कोई मंदिर था। तीसरी और सबसे अच्छी बात यह कही गई कि अगर मानसी लोग इन्हें मारते तो उनके टेंट में पड़ी चीज़ों को भी चुरा लेते, उनके कैमरे, शराब और लगभग 2000 रूबल्स जो उस टेंट और लाशों की जेबों से मिले थे, जो कि वो आसानी से चुरा सकते थे।
लेकिन इन सब तर्कों का रूसी न्याय सिस्टम पे कोई असर नहीं पड़ा और बहुत से मानसी नौजवानों को पकड़कर पूछताछ के लिए ले जाया गया। क्लार्क विल्किंस ने अपनी किताब अ कंपेलिंग अननोन फोर्स द द्योतलो पास इंसिडेंट AKA 6 Hours to Live में स्टोव की थ्योरी का जिक्र किया है। उनके हिसाब से जो स्टोव दैतलोव उस ट्रिप पे ले गए थे उसके द्वारा टेंट में इतना धुआं भर गया था कि उन्हें बाहर निकलना पड़ा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उन्हें टेंट से दूर जाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि बाहर आते ही वो खुली हवा में आ जाते और अगर स्टोव की वजह से उन्हें लगता था कि टेंट में आग लग जाती तो वो वहाँ पड़ी बर्फ का इस्तेमाल कर सकते थे। क्लार्क के अनुसार घटना की रात को उन्होंने स्टोव का पहली बार इस्तेमाल किया था और उसे वापस रखते वक्त टेंट में स्टोव के अंगारों से आग लग गई हो और धुआं फैल गया हो। टीम के कई लोगों के जले हुए कपड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। काफी मेंबर्स के मुंह और होठों के बगल में खून इस बात को सपोर्ट करता है कि उन्होंने काफी धुआं अंदर ले लिया था। लेकिन ये स्टोव की कहानी विकर्ण, जबान को खींच लेना, आंखें निकाल लेना और पसलियां तोड़ देना, इन सब के बारे में अधिक जानकारी नहीं देती। जर्मन एर्चेंको, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर थे, उनके हिसाब से उस जगह पे अचानक ही ग्रेविटी की कमी हो गई थी और इसी वजह से टीम के मेंबर्स हवा में उड़ते हुए टेंट से दूर जा गिरे। इसकी वजह से ही उनके चेहरे पे चोटें लग गईं और उनकी हड्डियां टूटी हुई थीं। इनके हिसाब से अगर टीम अपने टेंट से नहीं निकलती तो शायद बच जाती, क्योंकि ये चीज बस थोड़ी देर के लिए हुई थी। कैटाबैटिक विंड, इस हवा को ऐसे समझाया जा सकता है जैसे कि एक बॉल पहाड़ी से नीचे गिर रहा हो। पहाड़ के ऊपर से ठंडी हवा जो कि ज़्यादा भारी होती है वो नीचे की तरफ रोल होती हुई आती है और जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी और तेज़ हो जाती है। और जैसे कि इनका टेंट पहाड़ के किनारे लगा हुआ था, ये हवा सीधी इनकी तरफ आ रही थी। अगर नीचे की तरफ गर्म हवा हो तो ये और तेज़ी से नीचे आती है। इसका उदाहरण टीम की डायरी में उस घटना की थोड़ी देर पहले हुई एंट्री की है जिसमें अचानक ही गर्म हवाओं का जिक्र है। इस बात से ये पता चलता है कि ये गर्म हवाएं इस कैटाबैटिक हवाओं का मसौदा तैयार करने में लगी थीं। इन हवाओं के नीचे आने पे हमें ये तो पता चलता है कि टीम तंबू से बड़ी तेजी से निकलकर पेड़ों के बीच जा रही थी, लेकिन निकाली गई आंखें, उखाड़ी गई जबान और टूटी हुई पसलियां, ये हवा उनका कारण नहीं बन सकती। टीम की खोज के दौरान एक टेलीग्राम खोजी पार्टी ने अपने हेडक्वार्टर्स भेजा था जिसमें लिखा गया था कि इस ट्रेजेडी की अंतिम कड़ी बच गई है, वो है कि हाइकर्स टेंट से क्यों निकले। इसका कारण मेट्रोलॉजिकल रॉकेट्स भी हो सकता है। इसी पे आधारित खोज शुरू की गई, लेकिन जितने भी सरकारी दफ्तर थे सबके यहाँ से ये जवाब आया कि उनकी तरफ से 1 और 2 फरवरी को कोई रॉकेट नहीं छोड़ा गया था। बचाव दल के निकलने से पहले से ही ये अफवाह फैली थी कि उस जगह के आसपास आर्मी की कुछ गुप्त ट्रेनिंग होती है। लोकल मानसी लोगों ने भी कई बार आर्मी पेट्रोल को अचानक ही घने जंगल में देखा था और उन्हें बहुत बड़े छेद जिनको कि कंक्रीट से कवर कर दिया गया था पहाड़ी के ढलान पे मिलते थे। सूत्रों के मुताबिक बचाव दल के वहां पहुंचने से पहले ही वहां एक टीम पहुंच गई थी जिसने सारे सबूत हटा दिए थे और लोगों को कहना है कि टेंट भी एक जगह से दूसरी जगह लगा दिया गया था और टीम की डायरी में की गई एंट्री से भी छेड़छाड़ हुई थी। डॉनी आइशर के हिसाब से इंफ्रासाउंड ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो इतनी लो है कि उसे इंसान सुन नहीं पाता, लेकिन उसका असर इंसान पर बड़ा अजीब होता है, जैसे कि नींद ना आना, सांस लेने में दिक्कत और बहुत ज़्यादा डर और घबराहट। वहाँ आ रहे तूफान की आवाज़ और उसके बाद इंफ्रासाउंड, अंधेरा, ठंड और काला टेंट, ये सब किसी अच्छे आदमी को भी डराने के लिए काफ़ी हैं। वैसे इंफ्रासाउंड से टीम को लगी चोटों के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। उड़न तश्तरियों की कहानी पे ज़ोलोटोरोव के 5वें कैमरे की रील ने काफ़ी रोशनी डाली है। उनके द्वारा ली गई पिक्चर्स बताती हैं कि उस रात वो किसी चमकदार चीज़ की फ़ोटो ले रहे थे। ज़ोलोटोरोव और बिग्नोली के अच्छे तरीके से तैयार होकर रहने से ये लगता है कि वो इस घटना से पहले टेंट के बाहर थे। वहाँ मौजूद यूरिन सैंपल से भी कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन कोई बाथरूम करने कैमरा लेकर क्यों जाएगा? इसका अर्थ ये है कि वे दोनों पहले से ही बाहर थे
और फोटो ले रहे थे, लेकिन तभी उन्हें बाथरूम जाने की जरूरत पड़ी। कई गवाहों ने भी उस दिन पहाड़ पे काफी सारी लाइट्स देखी थी जहां पे ये घटना हुई थी। यूएफओ की थ्योरी काफी ठीक लगती है जब हम उनको चोटों से मिलाकर देखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ वहां उतरा था और उसके अंदर से कुछ जीव निकले थे जिन्होंने टीम को मार डाला। क्रोविशेंको, दुबनीना और जोलोटोरोव के कपड़ों पर विकिरण की कहानी भी इस बात से पुख्ता हो जाती है कि वो किसी ऐसी चीज के संपर्क में आए थे जिसने उन्हें विकिरण दिया। जैसा कि पहले बताया गया है कि आधिकारिक तौर से 1 और 2 फरवरी को कोई रॉकेट धरती से नहीं उड़ाया गया था, लेकिन जोलोटोरोव की कुछ खींची हुई पिक्चरों से यह लगता है कि कुछ तो उस रात हवा में था और शायद वहां उतरा भी हो। के आयो रे जग में क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी